हेलो एवरीवन, वाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज हम री इंजीनियरिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम इसका जो इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि री इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। और इसका हम यहाँ पे प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे कि री इंजीनियरिंग में जो प्रोसेस होता है वो कैसे चलता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Software re-engineering is the process to improve the quality of the software product. री इंजीनियरिंग का देखिए बेसिक सा मतलब ऐसे है कि एक बार हमने प्रोडक्ट को इंजीनियर कर दिया, एक बार हमने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, उसको दोबारा से बनाना है, हमें उसको दोबारा से इंजीनियर करना है। तो दोबारा से इंजीनियर हम क्यों करेंगे? ताकि उसकी क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस ला सकें। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग encompasses all the activities related to restructuring, reanalyzing and redocumentation of an already existing software program into a new one। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में वो सारी एक्टिविटीज़ आएंगी जिसमें हमने किसी भी कोड को, जो किसी भी ऑलरेडी जो हमारा सिस्टम बना हुआ है उसको रीस्ट्रक्चर करना है, उसको रीएनालाइज करना है, या उसकी हमने दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग is used to update the existing software in the new form product so that software product will provide high performance and improve the functionality of the system। ठीक है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में हम किसी भी ऑलरेडी बने हुए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, ठीक है। और अपडेट करके क्या करेंगे, हम जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करेंगे, उसमें कोई नया फीचर हम डालेंगे, ठीक है, उसकी जो फंक्शनैलिटी ऑलरेडी चल रही है उसको इम्प्रूव कर देंगे। ये सारे प्रोसेस किस में होंगे? सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में। Software re-engineering is the combination of reverse engineering, redocumentation, restructuring, translation and the forward engineering। तो जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग है इसमें सारे स्टेप आएंगे, लाइक कि पहले तो जो हमने ऑलरेडी बना हुआ प्रोडक्ट है उसको हम एनालाइज करेंगे कि उसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन क्या थी, तो जिसके लिए हमें रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और रीडॉक्यूमेंटेशन उसको करेंगे ताकि जो हमने अपडेशन की है उसका हम दोबारा से डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। एक पहले डॉक्यूमेंटेशन थी बनी हुई, बट अभी हमने कुछ ना कुछ एनहांस किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, उसको एफिशिएंट बनाया है, ठीक है। जहाँ हम कह सकते हैं कि उसको जो रीस्ट्रक्चर किया है उनके प्रोग्राम्स को, तो वहाँ पे रीडॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी। और ट्रांसलेशन क्यों करते हैं? ताकि हम जो कोड बना हुआ है एक, तो उसको समझने के लिए, ठीक है, उसको समझने के लिए वी विल डू द ट्रांसलेशन एंड द फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का मतलब कि जो SDLC के फेसेस हैं उनको हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट से हम स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं। और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में क्या होगा कि हमारे पास स्पेसिफिकेशन होगी और हम कोड लिख के हम एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो जो री इंजीनियरिंग है ये सभी का कॉम्बिनेशन होगा। The reason we need timely changes in our software system is the fact that there are so many new technologies emerging every day। तो क्या ज़रूरत पड़ी हमें सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की? क्योंकि हाँ, आए दिन मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज एमर्ज होती है, ठीक है। कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होती है, कोई फंक्शनलिटी चेंज हो गई, कोई ऑपरेशन चेंज हो गया, जब हम कह सकते हैं कि मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया। तो उन सभी को, ठीक है, उन सभी को हैंडल आउट करने के लिए हमें री इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। In other words, software re-engineering is an approach of updating software without changing its working। कि हमें उसकी वर्किंग चेंज नहीं करनी है बट उसको अपडेट करना है सॉफ्टवेयर को। That is the purpose of software re-engineering। This process may be done by adding some new features and functionality in the software product to make the software more efficient and reliable। तो इसमें हम अपने न्यू फीचर भी ऐड कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और ज़्यादा रिलायबल हो जाए। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एग्जामिनेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ अ सिस्टम टू रिकॉन्स्टिट्यूट इट इन अ न्यू फॉर्म। कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या चीज़ है? ये हम ऑलरेडी जो बना हुआ सिस्टम है उसको एग्जामिन करते हैं और ऑल्टर करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं उसको, ठीक है, ताकि हम उसको एक नए फॉर्म में बना सके। क्लियर? In a re-engineering process, the system is documented and organized again. It may be transformed into a present programming language and executed on current hardware टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग में
हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको डॉक्यूमेंट भी दोबारा कर सकते हैं और उसको रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इट मे बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेजेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि आज जो करंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हो सकता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो किसी और लैंग्वेज में बना हुआ है जो पहले चलती थी, बट आज इन प्रेजेंट सिनारियो कोई नई टेक्नोलॉजी इमर्ज होगी, कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, तो हम उसको दोबारा से कोड करके आज जो प्रेजेंट लैंग्वेज चल रही है हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है हमारा हार्डवेयर भी एनहांस हो गया, हार्डवेयर भी चेंज हो गया हो, तो जो री इंजीनियरिंग प्रोसेस के द्वारा हम जो सॉफ्टवेयर पुराने हार्डवेयर पे चल रहा था उसको करंट हार्डवेयर पे हम चला सकते हैं। Therefore, software re-engineering helps in the translating source code to a new language, rearranging the old code, ट्रांसफरिंग देम टू न्यू प्लेटफॉर्म लाइक क्लाइंट सर्वर, ठीक है, तो उसको न्यू प्लेटफॉर्म पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिजाइन, पिक्टोरियल प्रेजेंटिंग देम एंड री डॉक्यूमेंट सिस्टम विच आर बैडली डॉक्यूमेंट, तो हम उस जो ऑलरेडी बने हुए डिज़ाइन है उनको हम उससे हम इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, दोबारा से उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और या फिर हम जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बने हुए हैं जो पुअरली स्ट्रक्चर्ड थे उनको हम री डॉक्यूमेंट करके अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर? Here is a comparison between new software development and the री-इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक न्यू सॉफ्टवेयर बन रहा है और दूसरा एक तरफ हमारा री-इंजीनियरिंग प्रोसेस हो रहा है। तो उसमें क्या होगा, देखो दोनों में जो हमारा न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा तो उसमें हमारे पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन होगी पहले, तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन को देख के एक डिज़ाइन और उस डिज़ाइन बनेगा, डिज़ाइन से हम उसकी इंप्लीमेंटेशन कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास एक न्यू सिस्टम बन के आ जाएगा। बट जो री इंजीनियरिंग है, री इंजीनियरिंग में क्या होगा, हमारे पास ऑलरेडी एक पुराना सिस्टम होगा, पुराना, ऐसे नहीं कि सिर्फ सिस्टम स्पेसिफिकेशन होगी, हमारे पास ऑलरेडी एक बना हुआ सिस्टम होगा वहाँ पे, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको जो हमने न्यू बनाना है उसमें हम क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक री इंजीनियर्ड सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। एक हमारा जो पहले से बना हुआ सिस्टम था उसको दोबारा से हमने इंजीनियर कर दिया। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द री इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। नाउ व्हाट आर द कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ री इंजीनियरिंग। जो री इंजीनियरिंग में कॉस्ट है वो फॉलोइंग फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होती है। फर्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी री इंजीनियर्ड, ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट री इंजीनियर करना है उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी हम देना चाहेंगे तो उतना ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगी। द टूल सपोर्ट अवेलेबल फॉर री इंजीनियरिंग, कौन से टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं री इंजीनियर के लिए। द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायर्ड डेटा कन्वर्जन, कितना डेटा हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा री इंजीनियर के, जो इन्फॉर्मेशन है हमारी, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन कितनी हमें इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी री इंजीनियरिंग के लिए, तो वो भी इफेक्ट, दिस इज ऑल्सो द फैक्टर फॉर कॉस्ट ऑन द री इंजीनियरिंग। द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट स्टाफ फॉर री इंजीनियरिंग, अगर हमारे पास ज़्यादा एक्सपर्ट स्टाफ होगा तो अच्छे से री इंजीनियरिंग हो जाएगी, अगर हमारे पास अच्छा स्टाफ नहीं होगा तो हमें बाहर से हायर करना पड़ेगा, तो अगर बाहर से हायर करेंगे देन ऑब्वियस है कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। क्लियर? सो दीज आर सम कॉस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स। नाउ व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड, वैसे तो हमने पहले डिस्कस कर लिया सारा इंट्रोडक्शन में कि जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्यों चाहिए हमें, ताकि हम सॉफ्टवेयर को मार्केट के सिनारियोस में रख सकें, उससे अप टू डेट रहेगा हमारा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और बताया हुआ है, कुछ और फैक्टर्स हैं हमारे। एमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, इंक्रीज कंपटीशन अमंग कंपनीज, ठीक है, कंपनीज में कंपटीशन इंक्रीज होता जाता है, तो जो कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगी हमें सॉफ्टवेयर में तो वो ज़्यादा हाई मार्केट में रहेगी, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उन कंपनी को बीट करने के लिए हमें री इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ गेनिंग इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि आजकल जो क्लाइंट है वो क्वालिटी पे बहुत निर्भर करता है, तो अगर हमें क्वालिटी देनी तो री इंजीनियरिंग करनी ही करनी पड़ेगी। नीड ऑफ पीपल आर चेंजिंग, ठीक है, जो लोग हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है टाइम टू टाइम, तो उनकी नीड्स को बियर करने के लिए हमें री इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। इट इज़ समटाइम अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम एवोल्यूशन। अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है, अगर हम उसको री इंजीनियर नहीं करेंगे, अगर हम उसको मार्केट के सिनारियो के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़े टाइम बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सॉफ्टवेयर हमारा चलता जाए तो हमें उसको री इंजीनियर करना पड़ेगा। एप्लीकेबल व्हेन
सम सबसिस्टम ऑफ लार्जर सिस्टम रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, कई बार हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, ठीक है, तो तब भी हमें री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि री इंजीनियरिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग भी आती है, रीस्ट्रक्चरिंग भी आती है, सब कुछ आता है वहाँ पे, तो वो सारा कुछ री इंजीनियरिंग में ही कवर हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स पुटिंग इन द एफर्ट टू मेक इट ईजियर टू मेंटेन, ठीक है, अगर हम बार बार उसके मेंटेनेंस करते रहेंगे, बार बार उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहेंगे, तो मेंटेनेंस उसकी ईजी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग अलाउज टू रीयूजिबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है, री इंजीनियरिंग करके जो ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट्स हैं हम उसको रीयूज करके एक नया प्रोडक्ट भी हम बना सकते हैं। When we need to update the software to keep it to the current market without impacting its functionality, it is called the software re-engineering, ठीक है। अगर ये बार बार डेफिनेशन आ रही है हमारे पास, अलग अलग तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इन सभी को नोट कर लीजिए और जो आपको अच्छी लगे वो वहाँ एग्जाम में आप लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग है तो उसमें हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं विदाउट इम्पैक्टिंग, विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शनलिटी। जो ऑलरेडी फंक्शनलिटी चल रही है, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है, उसमें हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बट उसमें कुछ ना कुछ हम अपडेशंस दे देते हैं। दैट इज अ सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। इट इज़ अ थॉरो प्रोसेस वेयर द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर इज चेंज एंड प्रोग्राम आर री रिटन, प्रोग्राम्स को हम री राइट कर देते हैं और जो डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन को भी हम अपडेट कर देते हैं। लीगेसी सॉफ्टवेयर कैनॉट कीप ट्यूनिंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट। लीगेसी सॉफ्टवेयर कौन से हैं? जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहे हैं, जो पुराने कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वो जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है हमेशा वो ट्यून अप नहीं रह सकते लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, क्योंकि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी में होते हैं। एज द हार्डवेयर बिकम ऑब्सोलीट, अपडेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर बिकम्स अ हेडेक। इवन इफ सॉफ्टवेयर ग्रोज ओल्ड विद द टाइम, इट्स फंक्शनलिटी डज नॉट। तो जब अगर हार्डवेयर हमारा पुराना हो जाएगा, ठीक है, और अब बार बार सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी हमारा एक टेंशन बन जाएगी कि हार्डवेयर तो बार बार चेंज हो रहा है और हार्डवेयर की वजह से हमें सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट करना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी पुराना हो जाता है, ठीक है, और जो उसकी फंक्शनलिटी है कई बार हार्डवेयर को सपोर्ट ही नहीं करती, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होता है वो तो पुराना है, बट हार्डवेयर जो होता है वो नया होता है। अभी एक यहाँ पे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, पहले जो यूनिक्स हमारा सिस्टम था वो असेंबली लैंग्वेज में बना हुआ था, बट जब सी लैंग्वेज आई, ठीक है, सी लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, यूनिक्स वॉज री इंजीनियर इन सी बिकॉज वर्किंग इन असेंबली लैंग्वेज वॉज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में जो चीज़ बनी हुई थी वो डिफिकल्ट होगी, ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज में बनी हुई है। तो यूनिक्स को हमने क्या कहा, तो यूनिक्स को क्या करना पड़ा, उसको री इंजीनियर करना पड़ा। Other than this, sometimes programmers notice that few parts of software need more maintenance than other and they also need re-engineering। कई बार जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको खुद को पता चल जाता है कि ये कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको री इंजीनियर करना पड़ेगा, ठीक है, ये ज़्यादा मेंटेनेंस की डिमांड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर प्रोग्रामर ने कह दिया कि भाई इसको री इंजीनियर करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, तो ठीक है, री इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैम। Now next we have the steps of re-engineering process, कि कौन कौन से steps हमें follow करने पड़ते हैं while doing the re-engineering। So first step हमारे पास आएगा inventory analysis, ठीक है, दूसरा आएगा document reconstruction, फिर reverse engineering, code reconstruction, data reconstruction and forward engineering। तो इन सभी steps को हम बारी बारी देखते हैं आगे। So first is inventory analysis। Every software organization maintain a catalog of every active application, a spreadsheet containing information about applications like size, age, business and critically considered as the inventory of application। तो जो कंपनी है वो सभी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, उनका एक कैटालॉग बना के रखती है, और कैटालॉग में क्या क्या चीज़ आती है, लाइक उसकी जो साइज़ है कि सॉफ्टवेयर का साइज़ क्या है, ठीक है, बिजनेस कौन सा उसमें इम्पैक्ट होगा, क्या उसका मतलब कितने टाइम के लिए वो होगी, जो एप्लीकेशन बनी है कितने टाइम के लिए बनी हुई है, ठीक है, ये सभी कुछ वो इन्वेंट्री में रखती है अपने। दिस इन्फॉर्मेशन इज सॉर्टेड एज पर बिजनेस क्राइटेरिया टू अराइव द एप्लीकेशन डेट रिक्वायर री इंजीनियरिंग, आफ्टर विच रिसोर्सेज आर असाइंड अकॉर्डिंगली फॉर री इंजीनियर्ड वर्क। तो ये क्यों रखते हैं, ताकि वो उनको पता चल सके कि जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, वो कितने टाइम बाद उसको री इंजीनियर करना है, उसकी मेंटेनेंस कब करनी है। तो अगर उनके पास एक स्प्रेडशीट बनी होती है तो उनको टाइम टू टाइम ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है ऑटोमेटिकली।
Inventory or the catalogs of applicants must be reviewed time to time as status of application may change with respect to time. This in turn will change the priorities of re-engineering. ठीक है, तो जो हमारे पास इन्वेंट्री है, जो कैटलॉग्स हमारे पास हैं, उनको बार बार हमें रिव्यू करना पड़ता है उनका स्टेटस चेक करने के लिए, क्योंकि जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, और अगर उसका एप्लीकेशन का स्टेटस चेंज होता है तो उसकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी कि कब हमें कोई चीज़ री इंजीनियर करनी है। तो इन्वेंट्री एनालिसिस में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस प्रोडक्ट को कब हमें री इंजीनियर करना है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चरिंग। अभी जब इन्वेंट्री एनालिसिस हो गई, ठीक है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट आ गया जिसको हमने री इंजीनियर करना है, तो उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम डॉक्यूमेंट रीस्ट्रक्चर करेंगे। द डॉक्यूमेंटेशन टेक्स मोर टाइम फॉर क्रिएशन। ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन है ये ईजी प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा बनाने के लिए। Hence, it is not possible to create documentation for a large number of programs. As there are limited resources, documentation must be updated using document when touched methodology. तो इसका मतलब क्या है कि once those portion of the system which are presently undergoing change are completely document rather than fully documentation. तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, तो जो हमारा प्रेजेंट जो सिस्टम है, जितना पोर्शन सिस्टम का अभी चेंज हम कर रहे हैं, सिर्फ उसी का हम डॉक्यूमेंटेशन अगर तैयार करें तो टाइम हमारा कम लगेगा। विद टाइम अ ग्रुप ऑफ यूजफुल एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन विल एमर्ज। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम हर मॉड्यूल को चेंज करेंगे, हर कंपोनेंट को भी चेंज कर सकते हैं, तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी की पूरी नहीं बन जाएगी एक तरह से। As a system is critical to business, it must be re-document completely. But होना क्या चाहिए कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो बिजनेस पूरा डिपेंड करता है सिस्टम पे। ठीक है, और कभी भी हमें इसको सिस्टम को अपडेट करना पड़ सकता है, इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जितना अभी पोर्शन को चेंज कर रहे हैं उतनी हम डॉक्यूमेंटेशन करें, तो डॉक्यूमेंटेशन तो जितनी ज़्यादा हो जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है, एन इफेक्टिव अप्रोच इज टू ट्रिम द डॉक्यूमेंटेशन टू नेसेसरी मिनिमम। ठीक है, तो अच्छा तरीका ये होगा कि हम उतनी डॉक्यूमेंटेशन करें जितना कम से कम हमें चाहिए पक्का, तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं कि जितने डॉक्यूमेंट हमें नेसेसरी है। अ सॉफ्टवेयर कंपनी शुड चूज अ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस दैट इट सीम्स फिट फॉर एवरी केस। तो ये ऐसे नहीं कि सभी के लिए सेम केस होगा, डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की नेचर पे, कैसा सॉफ्टवेयर है। तो कंपनी को चूज करना चाहिए कि उसने कितना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में लाना है, कितना री डॉक्यूमेंटेशन उसे करना है। ठीक है, वो हर सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग होगा। सो डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट्स जितना हम पोर्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो हम प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो उसका हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट रिस्ट्रक्चर करते हैं। नेक्स्ट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग is also called the backward engineering. Reverse engineering can be described as reverse SDLC. तो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग को हम बैकवर्ड इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिला होता है हम उससे प्रोडक्ट को एनालाइज करके हम उसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन तक जाते हैं। ठीक है, हम कोड को एनालाइज करते हैं कि ये कोड है और ये कोड कैसे आया, क्या इसकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन थी, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसलिए इसको रिवर्स एसडीएलसी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी रिवर्स एसडीएलसी में क्या होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना हुआ है और हम पीछे की तरफ चलते हैं, हमें क्या एनालाइज करना है, वी हैव टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग द डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे हम, ठीक है, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं और उसके डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग ऑल्सो डिस्कवर्स द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम जो कंपोनेंट्स हैं अलग अलग सिस्टम के, क्योंकि हमारे पास डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आ जाएगी और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में हमें पता चल सकता है इजीली कि जो अलग अलग कंपोनेंट है सिस्टम के वो आपस में कैसे इंटरलेट हैं। Reverse engineering is a recovery process where various tools are used to extract data, architectural and procedural design details from the current programs. In this process, we obtain higher level abstraction by inspecting the lower level abstraction. तो लोअर लेवल अब्स्ट्रैक्शन को एनालाइज करके यहाँ पे हम हायर लेवल अब्स्ट्रैक्शन को ऑब्टेन करते हैं। लोअर लेवल अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जो हमारे पास कोड अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि कोड में अब्स्ट्रैक्शन बहुत कम होगी, डिटेल्स हमें मिल जाएंगी कि ये सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट हुआ है। और हायर लेवल में क्या होगा, हमारे पास कोड की डिटेल नहीं होगी,
हमारे पास डिटेल कम होती है, ठीक है, तो उसको हायर लेवल कहते हैं। तो हायर लेवल को हम डिज़ाइन भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक डिज़ाइन है, जहाँ हम कह सकते हैं हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, उसको हम हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोअर लेवल को एनालाइज करके हायर लेवल इंस्पेक्ट करते हैं। और ये इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि अगर हम हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे जाएंगे, अगर हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को देखेंगे, तभी हम सिस्टम जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको देखेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या चीज़ थी, और डिज़ाइन को हम चेंज करेंगे, ठीक है, उसको अपडेट करेंगे। तो अपडेट करके हम दोबारा से उसको फॉरवर्ड इंजीनियरिंग अप्लाई करके हमें एक री इंजीनियर प्रोडक्ट चाहिए। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप कम्स विद द कोड रिस्ट्रक्चरिंग। अभी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमारे पास हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन ऑब्टेन हो गई है, ठीक है। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन में हमने कहा कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन हमारे पास आ जाएगी। तो सिस्टम स्पेसिफिकेशन को अपडेट करके, ठीक है, हमें अभी फॉरवर्ड इंजीनियरिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा दोबारा से। तो वहाँ पे हम जो कोड हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उसको क्या करेंगे, अब रिस्ट्रक्चर करेंगे। कोड रिस्ट्रक्चर is the most common form of re-engineering. Several old systems consist of solid program architecture, but codes of individual modules were hard to understand, test and maintain. The code of such modules can be restructured. तो अभी जब हमने उसको चेंज कर दिया, डिज़ाइन चेंज कर दिया, ठीक है, तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड कोड है कई बार उसको समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कोड है उसको टेस्ट करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमारे पास टेस्ट केस नहीं है उनके, ठीक है। तो उसको उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह पे डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड को ही रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। ऐसे नहीं कि सारे कोड को रिस्ट्रक्चर करेंगे, जितना मॉड्यूल उन्होंने अभी अपडेट किया है उतने ही वो कोड को रिस्ट्रक्चर करेंगे, उसी मॉड्यूल को वो रिस्ट्रक्चर करेंगे। कोड रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ द सोर्स कोड यूजिंग रिस्ट्रक्चरिंग टूल। कोड इज रिस्ट्रक्चर्ड वंस द वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आर रिकॉर्डेड। दिस प्रोसेस अकम्प्लिशेज ऑटोमेटिकली। जब हम कोड को रिस्ट्रक्चर करते हैं तो हो सकता है कुछ जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हों तो उसको हमने वायलेट कर दिया, ठीक है, तो जो वायलेशंस हैं उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, और ये प्रोसेस अपने आप अकम्प्लिश होता है। जो हमने टूल्स इस्तेमाल किए हैं, रिस्ट्रक्चरिंग टूल हमने इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, उनसे ये जो वायलेशंस है ये अपने आप रिकॉर्ड हो जाती हैं। द रिस्ट्रक्चर्ड कोड इज़ नाउ एवेल्युएटेड एंड टेस्टेड टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। अपडेटिंग ऑफ इंटरनल कोड डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो अकम्प्लिश्ड। तो जो रिस्ट्रक्चर्ड कोड है, ठीक है, उसको बाद में एवेल्युएट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, और जैसे वो सक्सेसफुल होता है जो कोड की डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट कम्स द डेटा रिस्ट्रक्चरिंग। डेटा रिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट्स विद द रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस। डेटा आर्किटेक्चर एंड डेटा मॉडल्स आर डिफाइंड इन द डेटा रिकंस्ट्रक्शन। Data restructuring is the process to analyze and define the data object, attributes and data structure in a system so that the system will be more understandable and efficient. This is a time consuming process. Data restructuring में हम जो data model हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, data structure हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट होगा, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। तो ये रिस्ट्रक्चर हम क्यों करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों बनाते हैं, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए, क्योंकि जो हम डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे उसमें अलग अलग एल्गोरिथम्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एल्गोरिथम वहाँ पे लगाया है। ऑब्वियस है कि हम वही एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर, डेटा मॉडल बना के हमें सिस्टम का डेटा फ्लो, जो उसका डेटा आर्किटेक्चर है, वो हमें कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगा, बट दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। The last step of re-engineering process is the forward engineering. Forward engineering is also known as the renovation process. This process recovers design and specification information from the existing system. Forward engineering को हम renovation process भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट को renovate कर रहे हैं, ठीक है। This process recovers design and specification information from the existing system, कि जो ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम था वहाँ से हमने कुछ ना कुछ नया चेंज करके कोई नया डिज़ाइन रिकवर कर लिया है वहाँ से। दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम टू इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे जो हम ऑलरेडी बना हुआ सिस्टम है, ठीक है, उसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्यों चेंज करते हैं, ताकि जो नया प्रोडक्ट हम बनाएंगे, अपडेटेड प्रोडक्ट हमारे पास होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है एंड जो उसकी क्वालिटी है वो एनहांस हो जाए। Forward engineering is done to achieve the desired software system from the specification information. Forward engineering में हम जो desired system है, जो हमारा जो हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद हम उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है,
तो जो रीस्ट्रक्चरिंग हमने की है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी विल डू द फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। सो ये सारे स्टेप्स थे री इंजीनियरिंग के। दोबारा से इसको मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले हमने इन्वेंट्री को एनालिसिस किया, ठीक है, कि कौन सा सिस्टम हमने अपडेट करना है, किसको अपडेट करने की ज़रूरत है, मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है। तो बाद में हमने डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट किया अपना। डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद कोड को अपडेट किया। कोड के बाद हमने डेटा मॉडल्स जो यूज़ किए थे, डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमने रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। देन फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की मदद से हमने जो प्रोडक्ट था उसको री इंजीनियर्ड कर दिया जहाँ पे। और इसमें क्या चीज़ हम अपडेट करेंगे, जो भी यहाँ पे हमने सिस्टम स्पेसिफिकेशन दी थी कि ये वाली चीज़ अपडेट करनी है, तो वो सारा कुछ यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा री इंजीनियर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है री इंजीनियरिंग की। तो पहला एडवांटेज है रिड्यूस रिस्क। एज अ सॉफ्टवेयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द रिस्क इज लेस एज कम्पेयर टू न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो अगर नया सिस्टम बनाएंगे तो ऑब्वियस उसमें रिस्क ज़्यादा होंगे, बट जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है उसको अपडेट करने में रिस्क हमारे कम रहेंगे। डेवलपमेंट problems, staffing problems and specification problems are the lots of problems which may arise in new software development। तो जो अगर न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, लाइक स्टाफिंग प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम्स का मतलब कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है हमें, तो वो सारा कुछ करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम अगर कुछ पार्ट हमें सॉफ्टवेयर का अपडेट चाहिए तो हम उसी को मेंटेन कर लेते हैं, उसको ही री इंजीनियर कर देते हैं। Next one is reduce cost. The cost of re-engineering is less than cost of developing a new software. So this was the topic about the software re-engineering. So I hope कि आपको re-engineering का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मेरे नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।